हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है। 2018 के ग्रुप डी के पेपर में लगभग सभी पाली में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। हमें बताना है 512 के गुणकों की संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ऐसे गुणक की संख्या बताना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। गुणक का मतलब होता है गुणनखंड और गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाली संख्या। यानी कुल मिला के क्वेश्चन यह है कि 512 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। जैसे इसको हम लोग छोटे संख्या पे ट्राई करते हैं। अगर आपसे हम यह पूछे कि 16 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि 16 को काटने वाली संख्या है कौन कौन। तो 16 को 1 काटेगा, क्योंकि 1 तो दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है। 16 को 2 भी काटेगा, 3 नहीं काटेगा, इसके अलावा 4 काटेगा, फिर 8 और 16। तो 16 के सभी गुणनखंडों का संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, गुणक बोले या गुणनखंड बोले एक ही चीज है। तो 16 के सभी गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया, 5। लेकिन क्वेश्चन यहां पे यह है कि कितने गुणक जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी ऐसे गुणक का पता लगाना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो अब आप देखिए कि 16 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो एक तो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल पूर्णांक में आए। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो यह सब संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग है। 8 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आएगा, तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 16 का गुणनखंड यह सब है। इसमें से 1 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, 16 भी पूर्ण वर्ग है। यानी 16 के कुल मिलाकर के 3 ऐसे गुणनखंड है या 3 ऐसे गुणक है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यह तो आपका छोटा संख्या था, तो डायरेक्ट हम लोग काउंट कर लिए। अगर बड़ा संख्या होता तो हम क्या करते, तो यहीं से समझिएगा। हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, यानी अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे। जैसे 2 3 5 7 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, इसके अलावा 3 से भी कटता है। हमने आपसे क्या कहा कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे वह अभाज्य संख्या। तो जो भी संख्या मिले उसको अभाज्य में तोड़िए। तो 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे कि जोड़ा कितना बनाया। सेम संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो 16 को यह सभी संख्या काटेगा। अब जोड़ा लगाइए इस 2 का इस 2 के साथ। ठीक है, तो 2 गुने 2 यानी कि 4 इसको काटेगा। 2 गुने 2 यानी कि 16 को 4 काटेगा और 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर इस दोनों का जोड़ा लगाइए, सेम संख्या हो गया। तो 4 तो हम लोग ले चुके हैं, तो अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 4 चौके 16, 16 भी इसको काटेगा। 16 भी क्या है, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसके अलावा आप अलग से 1 को भी जरूर शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 जरूर काटता है और 1 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 16 को काटने वाली कुल मिला के कितना संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 3। उसी तरीके से आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं। 512 को हम क्या करेंगे, 512 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। आइए तोड़ते हैं। 2 से अगर इसको तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर से आप 2 से इसको तोड़िए, 128 हो जाएगा। फिर से 2 से अगर आप इसको तोड़ते हैं तो 64 हो जाएगा। फिर से 2 से तोड़िए, कितना होगा, 2 से अगर तोड़ते हैं तो 32 हो जाएगा। फिर से इसको 2 से अगर आप तोड़ते हैं तो 16 होगा। पुनः देख लीजिए, 2 से इसको तोड़ेंगे 8 होगा, 2 से तोड़ेंगे 4 होगा, और फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, आप जोड़ा लगाइए। सबसे पहले जोड़ा क्यों लगाते हैं, क्योंकि 2 सेम संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही पूर्ण वर्ग संख्या होता है। चलिए इस दोनों का जोड़ा लगा दिए। फिर आगे देख लीजिए, इस दोनों का जोड़ा लगाइए, इस दोनों का जोड़ा लगाइए, इस दोनों का जोड़ा लगाइए। यह 2 अकेले बचा। अकेले संख्या को यूज मत करिए। कोई संख्या अगर अकेले बचा है तो उसका यूज मत करिए। अब चलिए, सभी सेम संख्या है, तो 2 गुना 2 यानी कि पहला जो होगा वह क्या हो जाएगा, 4। अब आगे देख लीजिए, यह भी तो 4 है, तो 4 गुना 4, अगला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे देखिए, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 चौके 64, अगला क्या होगा आपका 64।
इसके बाद देख लीजिए अगला संख्या क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, अगला हो जाएगा 256 और आगे तो आपका पेयर बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 1 तो हमेशा होगा, तो 1 को भी शामिल कर लीजिए। यानी 512 को यह सब संख्या काटेगा जो कि पूर्ण वर्ग है। 512 को काटने वाली और भी कई सारी संख्याएं हैं बट वह पूर्ण वर्ग नहीं है। 512 को काटने वाली यह सब जो संख्या है वह क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि 512 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं या काटने वाली सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्या हमें पता होगा तो हम इसका योग भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन यह होता कि 36 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, यानी 36 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या करते, 36 को हम तोड़ते, प्राइम नंबर में तोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 18, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अपना आंसर निकालिए, जोड़ा पहले लगाइए, 2 का जोड़ा किसके साथ, 2 के साथ, पूर्ण वर्ग में हमेशा जोड़ा, 3 का जोड़ा किसके साथ, 3 के साथ। तो पहला संख्या 2 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद अगला संख्या 3 गुने 3 क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल, तो 4 नामा कितना हो जाएगा, 36, यही 3 होगा और इसके अलावा 1 को भी यहां पे शामिल कर लीजिए। यानी 36 को काटने वाली कुल मिला के 1 2 3 4 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। बोला क्या गया है, गौर से देखिए, बोला है 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर लाभ जो है 25% का होता है तो x का मान क्या होगा। गौर से अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो दे रखा है ना, वह वस्तु के रूप में दे रखा है। क्या बोला है, 20 मेज का क्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य मेज के रूप में है, मेज के रूप में रहे, कलम के रूप में रहे, कहने का मतलब है कि यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे रखा है। जनरली क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपए के रूप में मिलता है, 500 रुपए में खरीदा है ना, 600 रुपए में बेचा, कहने का मतलब कि जनरली यह जो है आपका रुपए के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे तो आपको एक छोटा सा काम करना है, उल्टा कर देना है, यानी जो क्रय मूल्य होगा उसको बना लेना है विक्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य होगा उसको बना लेना है क्रय मूल्य, यही छोटा सा काम करना है। तो अब आपका देख लीजिए, गौर से देखिएगा कि यहां पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य क्या होगा, तो बोला है 20 मेज का क्रय मूल्य, तो 20 क्या हो जाएगा, 20 तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। उल्टा काम आपको करना है, जो क्रय मूल्य बोले उसको विक्रय मूल्य में, तो 20 मेज का क्रय मूल्य 20 को हम डाल लिए विक्रय मूल्य में, एसपी में, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से दर्शाते हैं। एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, एक्स बोला है विक्रय मूल्य, तो एक्स को कहां डालेंगे, क्रय मूल्य में। दोनों में से किसी एक डाटा को रखिएगा तो दूसरा डाटा अपने आप क्लियर हो जाएगा। 20 और एक्स में से अगर एक क्रय मूल्य होगा तो दूसरा विक्रय मूल्य, तो 20 मेज का क्रय मूल्य यानी 20 को डालेंगे विक्रय मूल्य में, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। हमें इसी एक्स का वैल्यू निकालना है, हमें क्या बताना है, इसी एक्स का वैल्यू बताना है। इतना आप समझ चुके होंगे। जब भी क्वेश्चन में केस वस्तु का रहे उस केस में जो क्रय मूल्य होगा वह बन जाएगा विक्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य होगा वह बन जाएगा क्रय मूल्य। ओके, अब चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि इसमें 25% का लाभ हो तो x का मान क्या होगा। हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है, और लाभ कितना का हुआ है, 25% का। देखिएगा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, x रुपए, क्रय मूल्य तो अब हमारा, अब ऊपर छोड़ दीजिए, क्रय मूल्य जो है हमारा क्या है, x रुपए, और x रुपए पे 25% का लाभ कब होगा, जब इस वस्तु को 125% में हम बेचेंगे, यानी 125/100 में बेचेंगे। किसी भी वस्तु पर 25% का लाभ तब होगा जब उसको हम लोग क्रय मूल्य के 125% में बेचेंगे। 10% का लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य के 110% में बेचेंगे। 10% की हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य के 90% में ही उस वस्तु को हम बेच देंगे। तो इतने रुपए पर 25% का लाभ कब होगा, जब इसके 125% में वस्तु को बेचेंगे, जबकि वस्तु को बेचा गया है कितना में, विक्रय मूल्य वस्तु का 20 है। बस क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर काटिए, 5 चौके 20, x का वैल्यू निकालिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 चौके 16, x का वैल्यू हो जाएगा 16, यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे, यहाँ पे अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देकर के लाभ हानि भी पूछता, परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि पूछता, फिर भी हम यही मेथड अपनाते। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, यह चीज करते। बट वस्तु के रूप में देगा तो आप चेंज करना मत भूलिएगा।
अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने का हम बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। और यहाँ जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें क्वेश्चन में भाषा चेंज कर करके और भी कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको पहले ध्यान से समझिएगा। बोला है मोहन एक जींस के अंकित मूल्य के 15% छूट में खरीदा। अच्छा, 15% छूट में खरीदने का मतलब है कि 85% में खरीद लिया। कितना में खरीद लिया? 85% में खरीद लिया। आगे बोला है कि 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो 15% छूट का मतलब वस्तु को 85% में बेचा, फिर 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि 120 जो है वो इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य छोड़ दीजिए। क्या करना है आपको? 15% छूट यानी 85 और 20% लाभ यानी 120। यह जो अनुपात दर्शाता है ना, यह आपका क्रय मूल्य का और एमआरपी का अनुपात दर्शाता है। यही आपका ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आप शॉर्ट में सोल्व करना चाहते हैं इस तरह का, तो क्या बोला है? अंकित मूल्य पर 15% छूट। 15% छूट का मतलब 85, 20% का लाभ मतलब 120। 20% लाभ, लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ लेंगे और छूट बोलेगा तो 100 में से घटा लेंगे। अब यह अनुपात किसका हो जाता है? यह अनुपात क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हो जाता है। अनुपात में वैल्यू करता है तो काटिए, 5 से काटेंगे तो 17 पंचे 85 और 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120। यह आपका अनुपात किसका हो गया? यह अनुपात हो गया क्रय मूल्य का और एमआरपी का। एमआरपी का और क्रय मूल्य का अनुपात 17:24, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एमआरपी दे दिया और क्रय मूल्य पूछा, तो एमआरपी का मतलब अनुपात 24 का मान देकर के अनुपात 17 का मान पूछा है, तो जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य दे करके एमआरपी पूछ दे, उस केस में हम क्या करेंगे? अनुपात 17 का मान दिया है यानी अनुपात 17 से करेंगे भाग और जिसका मान पूछा है उससे करेंगे गुना। कहने का मतलब यहाँ क्रय मूल्य देकर के अंकित मूल्य पूछे या अंकित मूल्य देकर के क्रय मूल्य पूछे, दोनों ही चीज को हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का जो होगा वह विकल्प ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए नंबर 5, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस सीरीज के अंदर हम 10 ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं, लेकिन उस 10 क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से देखिएगा और बारीकी से हर एक चीज का आप नोट्स जरूर तैयार करते हुए चलिएगा। यह जो क्वेश्चन है वो आपका रुपए पैसे वाला है। बोला है एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है। देखिए एक लड़के के पास कुल मिला के कितना रुपए है? 60 रुपए है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 1 रुपए, ठीक है, कितने का सिक्का है उसके पास? 1 रुपए यानी कि RS1, इसके अलावा 50 पैसे और 25 पैसे। एक लड़के के पास 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, और सिक्कों में अनुपात क्या दे रखा है? 5:6:8 का, 5:6:8 का। यही तो आपका क्वेश्चन है। फिर से देखिए, एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है, ठीक है, जिसमें 5:6:8 का अनुपात है, मतलब उसको रखा कैसे है? 5:6:8 के अनुपात में, मतलब इसके संख्या का अनुपात दे रखा है। और वैसे भी क्वेश्चन में जब यह क्लियर ना करे कि यह अनुपात किसका है, तो आप समझ जाइएगा कि संख्या का ही अनुपात है। सिक्के रखे गए हैं, मतलब इसके संख्याओं का अनुपात यह दर्शा रहा है कि 1 रुपए वाला अगर 5 सिक्का है तो 50 पैसे वाला 6 सिक्का और 25 पैसे वाला 8 सिक्का। अगर मूल्यों में अनुपात देगा तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि इसके मूल्यों में यह अनुपात है। अगर नहीं लिखे, स्पष्ट न रहे, तो आप समझ जाइएगा कि अनुपात किसका है? संख्या का है। और वैसे ही बोला है कि इस अनुपात में रखा गया है, मतलब सिक्कों के संख्या में अनुपात दे रखा है। आगे देखिए क्या बोला है। बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इतने डाटा से हमें बताना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप हमेशा इसमें देखिएगा कि टोटल क्या दिया है, तो टोटल दिया है सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत। तो आप क्या करिए कि संख्या से आ जाइए मूल्य में। संख्या से किस में आ जाना है आपको? मूल्य में, क्योंकि कुल मूल्य दे रखा है तो संख्या से मूल्य में आइएगा, तभी रिलेशन आप स्टैब्लिश दोनों में कर पाइएगा। अब गौर से देखिएगा, 1 रुपए वाले सिक्कों का यहाँ पे संख्या 5 है, तो 1 रुपए वाला अगर सिक्का 5 है तो इसका मूल्य भी कितना होगा? 5। 1 रुपए वाला जितना सिक्का उतना रुपया, 5 सिक्का 5 रुपए, 10 सिक्का 10 रुपए। आगे चलिए, 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या देख लीजिए कितना है? 6। तो 50 पैसे वाला 6 सिक्का है, यानी इसका मूल्य कितना होगा? 3। 50 पैसा वाला जितना सिक्का होगा उसका आधा कीमत, 10 सिक्का 5 रुपए, 20 सिक्का
20 सिक्का 10 रुपए, और 25 पैसे वाला जितना सिक्का होता है उसका 1/4 कीमत, तो 8 सिक्का है मतलब इसका कीमत कितना होगा 2, क्योंकि 25 पैसे वाला 4 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपए, तो 8 सिक्का है मतलब 2 रुपए होगा। तो सिक्का के संख्या में हम लोग आ गए। 1 रुपया वाला में 1 से भाग, 50 पैसे वाला में 2 से भाग और 25 पैसे वाला में 4 से भाग करिएगा तो संख्या से मूल्य में आ जाइएगा। और मूल्य से संख्या में जाना होगा तो सिंपल सी बात है, 1 रुपए वाला का मूल्य 5 है यानी सिक्का का संख्या भी 5 होगा। 50 पैसे वाला का मूल्य 3 है यानी सिक्का 6 होगा। 25 पैसे वाला का मूल्य 2 है यानी सिक्का 8 होगा। चलिए मूल्य में आ गए। अब क्वेश्चन में देखिए कुल मूल्य कितना दिया है 60, यहां से कुल मूल्य निकालिए 5, 3, 8 और 2 10। अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य है अनुपात 10, जबकि रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना दे रखा है 60 रुपए। तो अनुपात 10 का वैल्यू यहां पे आ गया 60 रुपए, तो यहां से हम निकालेंगे अनुपात 1 का मान 10 बराबर 60, 0 से 0 काटिए, अनुपात 1 का वैल्यू कितना रुपया, अनुपात 1 का वैल्यू 6 रुपए। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य निकाल सकते हैं, साथ में संख्या भी निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 6 है, तो आप बताइए कि यहां से अनुपात 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 6 रुपए यानी 2 का वैल्यू 12 रुपए हो जाएगा, यही तो होगा। तो 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 12 रुपए है, तो सिक्का कितना होगा 48 सिक्का होगा, तभी तो 12 रुपए होगा। 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 12 रुपए है तो सिक्का का संख्या कितना हो जाएगा 48। यहां पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अनुपात 1 का मान 6 तो सिक्का का संख्या कितना है अनुपात 8, 8 छके 48। आगे चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो अनुपात 1 का मान 6 रुपए, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 18 रुपए। तो 18 रुपए क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 18 रुपए कब होगा, जब सिक्कों का संख्या 36 होगा। तो इसका मूल्य भी पता चल गया, सिक्का का संख्या भी पता चल गया। अनुपात 1 का वैल्यू 6 रुपए, तो 5 का वैल्यू 6 पंचे 30 रुपए। 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 30 रुपए, सिक्का का संख्या कितना, सिक्का का संख्या भी 30 होगा। सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य निकल गया। जब मूल्य पता होगा तो संख्या भी हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से यह क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान देकर के आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिएगा क्या है, बोला है ए और बी किसी काम को 50 दिन में, ए और बी किसी काम को 50 दिन में, यानी 50 दिन का समय ना ए और बी दोनों को लगता है। ठीक है, ए और बी दोनों को समय कितना दिन लगता है 50 दिन का समय लगता है किसी काम को समाप्त करने में। और बी और सी 37.5, और बी और सी को इसी काम को समाप्त करने में 37.5 यानी कि 75/2। क्वेश्चन में जब भी डाटा पॉइंट के रूप में देगा उसको भिन्न में कन्वर्ट करिएगा। 37.5 है, पॉइंट हटाइए, बट्टा में क्या होगा 10 होगा। 5 से काटिए, 5 सते 35, 2 बचेगा, 5 25, 5 दूना 10, 75/2 ही होगा। आगे और आगे बोला है सी और ए उसी काम को 30 दिन में, और सी और ए उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। सभी वर्कर का यहाँ पे डे पता चल गया है, लेकिन जो डे दिया गया है सभी वर्कर का वह किस फॉर्म में दिया है, पेयर के फॉर्म में, यानी ए का अकेले नहीं है, बी का अकेले नहीं है, ए और बी का है। ए और बी 50 दिन, बी और सी 75 दिन और सी और ए 30 दिन। हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का तरीका है कि सभी का आप एलसीएम लीजिए, सभी के द्वारा काम को समाप्त करने में जो अलग अलग समय लगा है उसका एलसीएम। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम जब भी लीजिएगा तो ऊपर वाले का लीजिएगा, नीचे वाले का नहीं लेना है। तो 50, 75 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 300। अब आगे चलिए, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करिएगा तो इसके एक दिन का काम निकलेगा। तो भाग करिए, 30/50 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 300/50 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 300 में 75 से भाग करिए, 75 चौके यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, टोटल वर्क कितना है 300। और बी और सी का देख लीजिए, समय कितना है 75/2। तो 300 में 75/2 से भाग करना है, 75 चौके 300, नीचे वाला ऊपर जाके 2 में गुना, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 300 में 30 से भाग करिए, क्या निकलेगा 10। अब इससे क्या पता चला है, गौर से देखिएगा, ए और बी एक दिन में 6 यूनिट, सभी वर्कर के एक एक दिन का काम निकला है। ए और बी 300 यूनिट काम करता है कितना दिन में 50 दिन में। तो 300 यूनिट काम 50 दिन में, तो एक दिन में तो 6 यूनिट ही काम करेगा। बी और सी एक दिन में 8 यूनिट और सी और ए एक दिन में 10 यूनिट। यहाँ जो भी डाटा है ना, जो भी डाटा दे रखा है वह किस फॉर्म में दे रखा है, आपका पेयर के रूप में दे रखा है। अब हम यहां से निकालेंगे, गौर से देखिए कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। क्या निकालेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए ए और बी 6 यूनिट, बी और सी 8 यूनिट और सी और ए 10 यूनिट। 10, 8, 18 और 6 24।
24 यूनिट काम तब करता है जब पेयर के रूप में रहता है। अगर अकेले अकेले आए तो 24/2 यानी कि 12 यूनिट काम करेगा। गौर से देखिएगा, यह काम ए प्लस बी का है। ए प्लस बी कितना यूनिट काम? 6 यूनिट काम एक दिन में। बी प्लस सी एक दिन में 8। बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम? 8 यूनिट काम। और सी प्लस ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? देख लीजिए यहाँ पे 10 यूनिट। सबको जोड़िए, इस तरफ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपका? सबको जोड़िए, 6 8 10 और 6 8 14 और 10 24। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान 24 है, तो 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, यानी ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा? 12। तो जब भी पेयर के रूप में रहे तो आपको क्या करना है कि सभी काम को जोड़ करके उसमें 2 से भाग करना है। ठीक है, सभी काम को जोड़ करके क्या करिएगा आप? 2 से भाग करिएगा। तो ए बी सी एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि एबीसी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो काम का मात्रा है 300 यूनिट। 300 में 12 से भाग करिए, एबीसी एक दिन में 12 यूनिट काम, तो 300 यूनिट काम में 300/12। जो आंसर आएगा वह यह दर्शाएगा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि एबीसी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमें अलग अलग सभी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ए का निकालेंगे एफिशिएंसी, फिर बी का एफिशिएंसी और फिर सी का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पता चला वैसे ही, यानी एक दिन में यह कितना काम कर सकता है यह पता चला, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेगा यह निकल जाएगा। तो गौर से देखिएगा, ए बी सी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। तो ए बी सी के काम में से ए और बी के काम को घटाएंगे तो सी का काम निकलेगा। तो 12 में से 6 माइनस करिए, 6। सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। ए बी सी के काम में से बी और सी का काम माइनस करिए, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4। एक दिन का काम निकलेगा। और ए बी सी के काम में से सी और ए का काम माइनस करिए 10, तो 12 में से 10 माइनस करिए, इससे किसका काम निकलेगा? 2। इससे काम निकलेगा बी का। देख लीजिए, ए बी सी तीनों मिलकर 12 यूनिट काम। तो ए बी सी तीनों के काम में से अगर हम ए और बी का काम हटा लेंगे तो सी का काम निकलेगा। तो 12 में से 6 माइनस करिए, 6 हो जाएगा सी का काम। ए बी सी तीनों के काम में से बी और सी के एक दिन का काम 8 माइनस करेंगे तो बी और सी, ए बी सी के काम में से बी और सी के काम को माइनस करेंगे तो ए का काम निकलेगा। उसी तरह से तीनों वर्कर का काम निकाल लिए। अब देख लीजिए आंसर हमारा आ गया। गौर से देखिएगा, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितना काम है? 300। तो 300 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लगेगा? 300/4। उसी तरह से टोटल कितना यूनिट काम है? 300 यूनिट काम है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, कितना समय लगेगा? 300/2। टोटल कितना काम है? 300। सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, सी को कितना समय लगेगा? 300/6। ए को लगने वाला समय देख लीजिए कितना हो गया? 75 दिन। बी को लगने वाला समय 150 दिन और सी को लगने वाला समय 50 दिन, यानी 75, 150, 50। विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कोई और एक भी निकाल लेते, पहला ऑप्शन 75 केवल विकल्प डी का ही है, तो हम अगर यह भी निकाल लेते कि एक दिन में कितना काम करेगा तो इससे भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। 3 घंटे इस तरीके से है कि पहला 1-1 घंटा पर बजता है, दूसरा 2-2 घंटे पे बजता है और तीसरा 3-3 घंटे पे बजता है। अब बोला है कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे के बाद वह एक साथ बजेगी? ध्यान से समझिएगा। बोला है कि यदि 3 घंटा पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितना घंटा बाद सब एक साथ बजेगा? बजने का देख लीजिए अंतराल क्या है, एक का 1-1 घंटा पे, दूसरा 2-2 घंटा पे और तीसरा 3-3 घंटा पे। अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इससे यह क्लियर हो जाएगा कि कितना घंटा बाद यह तीनों पुनः एक साथ बजेगा। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6 घंटा के बाद तीनों फिर से एक साथ बजेगा। तो अब से 3 घंटा पहले बजाया गया था तो 3 घंटा बाद फिर से यह एक साथ बजेगा। क्वेश्चन के भाषा को ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन में ही एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। 6 घंटा बाद यानी अब से, जब से बजाया जाएगा उसके 6 घंटा बाद तीनों एक साथ बजेगा। तो यहां बोला है कि यदि 3 घंटा पहले सबको बजाया गया है तो अब से कितना देर बाद तीनों एक साथ बजेगा? तो 3 घंटा पहले बजा है, 6 घंटा के गैप पे इसे बजना है, यानी अब से 3 घंटा बाद तीनों एक साथ बजेगा। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे कि कब एक साथ बजेगी, कब एक साथ चलेगी, कब एक साथ बुझेगी, तो जो समय दिया जाए उसका निकालिएगा एलसीएम। वह जो एलसीएम होगा वह इस बात को दर्शाएगा कि कितने समय के बाद सब एक साथ बजेगा। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नंबर 8 बोला है 8500 रुपए पर 10% ब्याज के दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए, अगर केस 2 साल का रहे ना, केस अगर 2 साल का रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई से दर्शाते हैं और साधारण ब्याज को एसआई से। सीआई और एसआई में अंतर निकालने का तरीका देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, P × R/100 का होल स्क्वायर, यही होता है। P/100
P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने का। कितने साल के केस में? 2 साल के केस में, ठीक है। 2 साल के केस में अगर CI और SI में अंतर पूछे तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। P का वैल्यू देख लीजिए कितना दे रखा है। P यानी कि मूलधन कितना है? 8500 इंटू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बट्टा 100 का स्क्वायर मतलब 100 पे कितना जीरो, 1 पे कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। सोल्व कर लीजिए, 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, कितना आ गया आपका? 85। तो 85 रुपये ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड आपका यह क्वेश्चन था, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर अगला क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 20,000 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपए। अब देखिए अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वह P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर होता है, यही तो होता है। इस बार क्वेश्चन में देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, यानी इसका वैल्यू दे दिया 800, तो यहाँ पे 800 रख दिए। मूलधन दे रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए कितना दे रखा है? 20,000, मूलधन भी क्वेश्चन में दे दिया, इनटू आगे क्या है? आर बट्टा 100। तो आर तो पूछा ही है, बोला है यहाँ पे कि दर क्या है, तो रेट पूछा ही है, तो आर को अपने जगह पे रहने दीजिए। आर स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है, देख लीजिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 यानी 400 हो जाएगा। 400 वैल्यू आर स्क्वायर का, स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ रूट हो जाएगा, तो 400 का रूट कितना? 20 वैल्यू हो गया आर का, यही हम लोगों से पूछा गया था। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। उसी फॉर्मूला के बेसिस पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर दिए। तो अगर क्वेश्चन में रेट देगा, CI/SI में अंतर पूछेगा, तो फिर यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और अगर CI/SI में अंतर दे दिया तो अंतर की जगह अंतर डालना है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में अंतर पूछे या मूलधन पूछे या रेट पूछे, इन डाटाओं के बेसिस पर तो हम यही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। आगे चलिए, अगला देख लीजिए नंबर 10 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है एक टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है। 4.5 घंटे में कहने का मतलब कि 9/2 घंटे में, इसको आप बदल सकते हैं ना भिन्न के रूप में। 4.5 है तो 4.5 पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 10, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूना 10, 9/2 ही आया। उसी तरह से जबकि पाइप बी के साथ मिलकर, बी के साथ मिलकर कहने का मतलब ए और बी मिलकर, भाषा पे ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या बोला है? जबकि पाइप बी के साथ मिलकर, यानी ए और बी मिलकर 2.25 घंटा में, यानी कि 9/4 घंटे में। 2/25 को आप भिन्न में बदलिए, 2.25 है ना, पॉइंट हटाइए, बट्टा में डबल जीरो, 25 से काटिए, 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 25 नमा 225, 25 चौके 100, 9/4 हो गया। अब आप क्या करिए, इसका ले लीजिए एलसीएम, यही दर्शाएगा टंकी की क्षमता को। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले लाइन का, तो 9 हो जाएगा एलसीएम, यानी टंकी का क्षमता 9। अब 9 में 9/2 से भाग करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, और 9 में 9/4 से भाग करेंगे ऊपर क्या चला जाएगा? 4। देख लीजिए 9 में भाग करिए 9/4 से, इससे यह कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा। अब यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है, अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जस्ट सोल्व किए हैं, यह क्या दर्शाता है कि टंकी ए जो है वह 1 घंटा में कितना भरेगा, और यह क्या दर्शाता है? ए और बी मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह टंकी ए का है और यह किसका है? ए और बी का है। ए का अकेले नहीं है, यह ए का अकेले है, बट यह किसका है? ए और बी का है। अब चाहे तो अलग कर सकते हैं, 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा ए और बी मिलकर 4, तो ए और बी मिलकर 4, इसमें से 2 तो ए भरता है, मतलब बी 1 घंटा में कितना भरता होगा? 2 भरता होगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा क्या बोला है यहाँ से। बोला है यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया गया तो ए 1 घंटा में भरेगा 2 लीटर, तो आधे घंटे में 1 लीटर, तो 9 लीटर में से 1 लीटर भर दिया। अब कितना बचा? अब बचा 8 लीटर। ठीक है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया गया, अब भरना है 8 लीटर, और बी को भी चालू किया गया, मतलब ए और बी दोनों चलेगा। तो जब ए और बी दोनों चलेगा तो 1 घंटा में भरेगा 4 लीटर, तो 8 लीटर भरने में 8/4 घंटा का समय लगेगा, यानी 4 दूना 8, 2 घंटा समय लगेगा बाद में, और आधा घंटा शुरू में जिस समय केवल ए चला था, यानी टंकी को भरने में पूरा समय जो लगेगा वह आपका 2.5 घंटे का लगेगा। ठीक है, पूरा जो समय लगेगा वह कितना हो जाएगा? 2.5 घंटा का लगेगा। आधे घंटे पहले केवल ए चला था, उसके बाद फिर बी चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी टाइम एंड वर्क से है। बोला है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान से देखिएगा,
P जो है वह Q से 30% अधिक कार्यकुशल, इसका मतलब Q अगर 100% सक्षम है तो P 130% सक्षम है। ठीक है, बस इसका अनुपात निकाल लीजिए, काटिए, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी P और Q के क्षमता का अनुपात यहाँ से निकल गया, यह तो कट गया है, यहाँ पे क्या बचा है आपका 10 बचा है। ठीक है, यह क्या निकला है, P और Q के क्षमता का यानी कि इफिशियंसी का अनुपात, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, इसका अनुपात निकला है। P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी P का क्षमता Q से 30% अधिक है, मतलब यह 100 काम करता है तो यह 130 काम करता है। P के 1 दिन का काम, यह Q के 1 दिन का काम। आगे P अकेला किसी काम को 20 दिन में, तो P का एफिशिएंसी देख लीजिए कितना है 13, तो 13 एफिशिएंसी वाला को 20 दिन समय लगता है, यानी काम का कुल मात्रा 13 गुने 20 होगा। तो P एक दिन में 13 यूनिट काम करता है तो 20 दिन में 13 गुने 20 यूनिट काम करेगा। अब बोला है Q को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, अब इसी काम को Q कितना दिन में, तो Q का एफिशिएंसी 10 है, जिससे काम लेना होगा उसकी एफिशिएंसी से भाग करिए, इससे यह कैंसिल हो गया। 13 दूना 26 दिन का समय आपको लग जाएगा किसको, Q को इस काम को समाप्त करने में। अगर पूछता दोनों मिलकर कितना दिन में, तो बट्टा में दोनों का एफिशिएंसी यानी कि 23 लिखते। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जिस वर्कर का इफिशियंसी और डे मतलब कितने दिनों में वह काम करता है दोनों पता होगा, उससे टोटल वर्क निकालेंगे। P का इफिशियंसी है 13 और इसको समय लगता है 20 दिन, यानी काम का कुल मात्रा 13 गुने 20, यह टोटल वर्क हो गया। अब इस वर्क को जिससे लेना होगा उससे भाग Q से, तो Q के इफिशियंसी से भाग, और दोनों से तो बट्टा में दोनों का इफिशियंसी। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।